वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र को, यानी कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता, आपका जो सब्जेक्ट है को करिकुलर सब्जेक्ट, उसी का क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में संचालित किया गया है। आज आपको इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको पास करना आपको ज़रूरी है। अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो आप बाकी परीक्षा में अगर उत्तीर्ण भी होंगे तो भी अनुत्तीर्ण कर दिए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिर से पढ़ना होगा। अगर इसको पास करेंगे तभी आप जो आपका जैसे जूलॉजी, केमिस्ट्री है, आपका बॉटनी है, अगर आप तीनों में पास हैं और इसमें आप फेल हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रकार से अनिवार्य प्रश्न पत्र है। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। इसमें पासिंग मार्क है 30। अगर 30 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप पास हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न आता है। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का इसको सॉल्व करने का समय मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आप चाहे बीएससी में हो, चाहे आप बीए में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, बीएससी एजी से हो या बीएससी होम साइंस से हो, और साथ ही साथ आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, कि कोई भी मैटर नहीं करता। सभी का सिलेबस जो है, सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम है, सभी में यही प्रश्न आने हैं। और आपका एग्ज़ाम चाहे रिटर्न पैटर्न पर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसकी परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। यानी जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप, जिन्हें हम MCQ प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो इनमें MCQ परीक्षा होनी है। तो आप सभी लोग पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देखिएगा, तैयार करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ अवध यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए हैं, वो बालक जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार अपना आंसर की ज़रूर मिला देंगे। पूरा का पूरा साल पेपर है, 100 क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अतिसार का कारण नहीं है। तो अतिसार का कारण क्या नहीं है? अतिसार का कारण विषाक्त जीवाणु नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। तो ये जब मोटापा जब आपके शरीर में बढ़ती है तो आपके शरीर का आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, केयर क्या है? केयर क्या है? गैर सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, मनोवैज्ञानिक केंद्र या राजनीतिक संस्था है? दोस्तों सबसे पहले केयर से संबंधित मैं आपको कुछ बता दूं। केयर जो है बालकों के पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बालकों के पोषण से संबंधित है। और ये एक प्रकार की गैर सरकारी संस्था है। जैसे कि आप NGO जानते हैं, एक प्रकार की NGO से हम करते हैं, क्या कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये केयर जो है एक प्रकार की गैर सरकारी संस्था है जो बालकों के पोषण से संबंधित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया था दोस्तों? दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग इस प्रश्न को तैयार कर ले। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी, विटामिन सी नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है 5 नंबर, माता के दूध में पाया जाता है। माता के दूध में पाया जाता है। तो माता के दूध में वसा पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल जो पहला दूध होता है माँ का, वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। वो कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का जो पहले माँ का जो पहला दूध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। खनिज और विटामिन भी पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग आंसर भी करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितना लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो लोग
करते रहेंगे और लास्ट में आप बताएंगे कि कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता हो सके कि मेरी तैयारी क्या है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। 6 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना जो है 1959 में की गई थी दोस्तों। कब की थी? 1959 में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कम ज्वार में कैसा आहार देना चाहिए? कम ज्वार में कैसा आहार देना चाहिए? तो कम ज्वार में दोस्तों सॉफ्ट आहार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सॉफ्ट आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डायरोएसिया, यानी कि अतिसार के कितने प्रकार, अतिसार कितने प्रकार का होता है? दोस्तों अतिसार कितने प्रकार का होता है? तो अतिसार कुल मिलाकर के 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का अतिसार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है अतिसार से क्या तात्पर्य है? अतिसार से क्या तात्पर्य है? तो अतिसार क्या है? एक प्रकार की बीमारी है, कोई नहीं, या संक्रमित रोग है? तो अतिसार एक प्रकार का लक्षण है, एक प्रकार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर हमारे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीएससी की समस्त कक्षाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलती है दोस्तों। पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड होता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे बीएससी, बीए, बीकॉम सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए जितने लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो जा रही है, सेकंड सेमेस्टर की क्लास 10 अप्रैल और 15 अप्रैल से संभावित स्टार्ट होनी है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर पूछा गया है मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं देना चाहिए। मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं देना चाहिए? तो मोटे व्यक्ति को आहार में यानी कि वसा नहीं देना, माफ़ करिएगा, वसा नहीं देना चाहिए, फैट नहीं देना चाहिए। फैट जो है जिसमें तेलीय पदार्थ आ जाते हैं, तो इसलिए वसा जो है शरीर को ज़्यादा फैट देती है। फैट से ज़्यादा शरीर में क्या होती है? मोटाई बढ़ती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 12 नंबर। मध्य आयु में लोगों में क्या वृद्धि होती है? मध्य आयु यानी कि जब आप 20 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो आपके मध्य आयु के साथ साथ लोगों में क्या वृद्धि होती है? तो मध्य आयु के साथ साथ लोगों में जो दोस्तों मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है। 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है। हैजा का संक्रमण सबसे अधिक कब फैलता है? तो हैजा का संक्रमण जो है सबसे अधिक गर्मी में फैलता है। कब फैलता है? गर्मी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है दोस्तों बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? तो बच्चों में ब्लड प्रेशर का रोग नहीं होता है, रक्तचाप का रोग नहीं होता है। इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हाउ द पोलियो वैक्सीन, पोलियो का टीका किस रूप में होता है? तो पोलियो का टीका जो है वो किस रूप में होता है? सुई के रूप में, गोली के रूप में, दवा को पानी में, या कैसे भी? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोलियो का जो टीका होता है दोस्तों वो सुई के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को पोषित करता है तो हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है। क्या पोषित करता है दोस्तों? भोजन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है अपोषण कितनी स्थितियां होती हैं? अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 17 नंबर 2
17 नंबर का क्या हो जाएगा, अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं, अपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। 18 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांटा गया है। रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांटा गया है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न, तो ये 9 भागों में बांटा गया है। कितने समूहों में, 9 समूहों में बांटा गया है। 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, मानव की जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो मानव की जीवन की प्राथमिक आवश्यकता आपको बतानी है। तो सबसे पहले मानव की जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है, वो भोजन है। अगर मनुष्य को भोजन मिलेगा तभी वो धूप में रह पाएगा, तभी वो नगर बना पाएगा। उपयुक्त सही इस प्रकार से आंसर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं ये तीनों हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है वो भोजन है। इस प्रकार से 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों पोषण की कुल मिलाकर के 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी, 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी अवस्था होती है। तो अपर्याप्त पोषण की जो अवस्था होती है वो 2 होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि जब पोषण शरीर को आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है। वह स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है। तो वह स्थिति जो होती है वो कुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, कुपोषण। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है मित्रों। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भोजन के शारीरिक कार्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है। भोजन के शारीरिक कार्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है 23 नंबर प्रश्न का। तो भोजन के शारीरिक कार्य को कुल मिलाकर के 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मरस्मस रोग होता है। मरस्मस रोग होता है किसकी कमी से। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि त्वचा झुर्रिया युक्त एवं उसका पीला रंग होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण के कारण। किसके कारण, कुपोषण के कारण। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रोग में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है। भारत में जो पोषक तत्व की कमी से बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी है। ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या विटामिन की कमी। चलिए आंसर करेंगे 26 नंबर का। तो ये ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हों तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है संतुलित आहार। क्या कहा जाता है, संतुलित आहार। ऐसा आहार यानी संतुलित आहार में भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कुपोषण तथा, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। क्या, कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 28 नंबर प्रश्न का दोस्तों, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या आपसे पूछा गया है, पूछा गया प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की
कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोग आंसर करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा, रतौंधी, चर्म रोग, बेरी आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर के अभी लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या हैं? प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या हैं? प्रोटीन प्राप्ति के साधन जो हैं दोस्तों, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रोटीन का जो नाम है दोस्तों वो मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था? 1840 में। कब प्रस्तावित किया था? 1840 में मुल्डर ने प्रोटीन नाम सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है मित्रों। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 32 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो प्रोटीन में कुल मिलाकर के 8 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न पूछा गया 33 नंबर कि निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है। प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? मांस, मछली, अंडा या उपयुक्त सभी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ऑप्शन यानी कि जो प्रोटीन है मांस में भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, मछली में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज फैट। वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वसा के उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? प्रोटीन, कार्बो, जल या विटामिन? 34 नंबर प्रश्न। तो वसा के उपयोग के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो कार्बोज है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आपसे जटिल कार्बोज पूछा गया है। इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोज? जटिल कार्बोज है, एक जटिल कार्बोज है सेलुलोज या ग्लाइकोजन या पैक्टिन या स्टार्च? तो जो सबसे जटिल कार्बोज है वो सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोज है। 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पूछा गया है दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न। तो कार्बोहाइड्रेट के कुल मिलाकर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन किस में पाया जाता है? दूध, घी, चावल या पके हुए फल में? तो जो पैक्टिन है दोस्तों वो पके हुए फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पके हुए फल में पैक्टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर क्या पूछा गया। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड या उपयुक्त सभी? तो 38 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो डायबिटीज़ जो होता है दोस्तों वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर दोस्तों। क्या पूछा गया आपसे? दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो दाल में स्टार्च की मात्रा कितनी पाई जाती है, कितनी प्रतिशत पाई जाती है, आपको आंसर करना है। तो दाल में कुल मिलाकर के दोस्तों 40% स्टार्च पाया जाता है। कितना? 40%। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 41 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज जो है पर्याप्त मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में गन्ना में पाया जाता है यानी शुगर कैन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो
प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो एक नवजात शिशु द्वारा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है आसानी से एक नवजात पचा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा किसमें अधिक होती है दोस्तों। तो वसा की जो मात्रा होती है सबसे अधिक जो होती है मक्खन में होती है, पनीर में होती है, सोयाबीन में होती है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। कितनी ऊर्जा मिलती है, 9 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क को कितनी वसा की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है, 20 ग्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो वसा की कमी से फाइडोडर्मा रोग होता है। फाइनोडर्मा रोग जो होता है वो वसा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 47 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों। मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है। मूंगफली में कुल मिलाकर के 50% वसा पाया जाता है। कितना, 50% वसा पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है नई शिक्षा नीति प्रणाली के आधार पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें आपका सिलेबस सेमेस्टर वाइज पैटर्न हो गया है। और ये बीएससी बीकॉम, बीए, बीएससी एजी और बीएससी होम साइंस सभी का सिलेबस सेम है और सभी में ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होना है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवध यूनिवर्सिटी के, वो आंसर की अपना जरूर मिला लेंगे। 48 नंबर पर आपसे पूछा गया कि कार्बनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों। तो कार्बनिक यौगिक, वसा जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। वसा क्या है, एक प्रकार का फैट जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। ठीक है, तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। वसा बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोग अभी इसमें तैयारी नहीं किए हैं उनको मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप वसा के बारे में तैयार कर लेंगे। जो बीमारियां हैं उनके बारे में तैयार कर लेंगे। तीसरा पॉइंट आपको जो तैयार करना है इसमें वो है विटामिन से। विटामिन का क्वेश्चन आप जितना भी है तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन, और आपको जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो बच्चों के पोषण से संबंधित, और जो भी आपका तीसरा यूनिट है, आपका जो तीसरा यूनिट है दोस्तों आहार एवं पोषण की अवधारणा, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, और आपका जो तीसरा यूनिट है 1000 यानी कि 1000 डेज का जो आपका दिया गया है पोषण। ठीक है, तो उससे आप संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो तैयार करना है माइक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्व तैयार करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको एक मैराथन क्लास देने वाला हूँ जिसमें लगभग आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और पूरा का पूरा आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर के आप प्रश्न पूछा गया है कि ज़्यादा मोटे व्यक्ति को होता है। ज़्यादा मोटे व्यक्ति को क्या होता है, कौन सा रोग होता है। 49 नंबर प्रश्न। तो ज़्यादा मोटे व्यक्ति को जो होता है वो मधुमेह होता है। क्या होता है, डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादातर होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है। ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे 50 नंबर का। 50 नंबर प्रश्न का तो वसा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऊर्जा प्राप्त करने का जो सबसे प्रमुख साधन है
वो वसा हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि वसा में इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वसा में घुलनशील होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है विटामिन के की खोज कब की गई थी। विटामिन के की खोज की गई थी। 56 नंबर प्रश्न देखिए, बीच में लगभग 51 नंबर से 55 नंबर प्रश्न तक इस प्रश्न पत्र में जो पेपर भेजा गया था उसमें ये पेज नहीं भेजे हैं बच्चों ने, ठीक है। तो उसका आंसर मैंने आप लोग को नहीं बताया है। जैसे मेरे पास पेपर आ जाता है मैं आपको आंसर शीट टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। और ये प्रश्न पत्र आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो आप ज्वाइन कर लेंगे। SP स्टडी चैनल फर्स्ट, ठीक है, चैनल फर्स्ट लिख करके आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पहले भी आपको भेजा गया है PDF सभी सब्जेक्ट का, वो भी आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो विटामिन के का खोज पूछा गया है कि विटामिन के की खोज कब की गई थी। 1943 में विटामिन के की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है। तो विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। क्या बनाता है? हेल्थी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी 57 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है दोस्तों। तो विटामिन ए जो है सबसे अधिक कितने पाया जाता है? सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, ठीक है। जितने लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को तैयार करिएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन सी जो पाया जाएगा वो आंवला में पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है? आंवला में। ऑप्शन नंबर ए 60 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 61 नंबर विटामिन B2 को क्या कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। जो इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है। चलिए सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर कि त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न संदिग्ध है इसलिए मैं आपको रॉन्ग आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, तो आप सभी लोग थोड़ा सा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर इस प्रश्न का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों। एक मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। देखिए जो विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विटामिन का रासायनिक नाम और उनके स्रोत। विटामिन का रासायनिक नाम और उनके प्रमुख जो स्रोत हैं, ठीक है, किसमें अधिक पाया जाएगा। आप लोग इतना तैयार करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आप देख सकते हैं लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। पानी जो है शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है या बढ़ाता है। तो जो पानी है वो शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है मित्रों। शरीर में कितना जल कम होने से मृत्यु हो सकती है। शरीर में जल की मात्रा कितना कम हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। 20%। कितना? अगर शरीर में 20% पानी रह जाएगा तो उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना है। तो हमारे शरीर में माफ करिएगा, हमारे शरीर में जल का जो प्रतिशत है दोस्तों वो कितना है? कुल मिलाकर के 60 से 70%। कितना? 60 से 70%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जो सामान्यता हमारे शरीर में जल का प्रतिशत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 से 60%। कितना होना चाहिए, 50 से 60%। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। मनुष्य को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए। चलिए आंसर करेंगे। तो मनुष्य को दिन में प्रतिदिन लगभग 5 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। जल का कार्य पूछा गया है। 67 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जल का कार्य क्या है। जल का कार्य क्या है। तो जल का कार्य है शरीर के निर्माण करना, ताप को नियंत्रित करना, स्नेह के रूप में भी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया मित्रों। पूछा गया है कि शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है। तो शरीर में अधिकतर जल का जो निष्कासन होता है दोस्तों वो गुर्दे और त्वचा दोनों के माध्यम से होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है। शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है। तो निर्जलीकरण की स्थिति जो आती है जल की कमी होने पर। कब आती है दोस्तों, जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण की अवस्था आती है। इस प्रकार से 69 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया कि शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। शरीर में उपस्थित जल जो होता है जल का कितना प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में समाहित रहता है। 70 नंबर प्रश्न। तो कुल मिलाकर के 70%। कितना, 70% पानी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है। चलिए सभी लोग आंसर करके बताइए कि बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होगा। 15 से 20 या 11 से 12 या 10 से 12 या 12 से 14। चलिए सभी लोग आंसर करके बताइए। कुल मिलाकर के 3 प्रश्न मैं आपको दे चुका हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप लोग करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न सबसे पूछा गया है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा दूध हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मिल्क। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या होता है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत, सोडियम प्राप्ति का अच्छा जो स्रोत है वो नमक है। क्या है, नमक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का 74 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में होता है। तो घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से जो होता है वो क्या होता है, घेंघा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। एनीमिया के कुल मिलाकर के 2 प्रकार देखने को अभी तक मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज तत्व नहीं है। 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से खनिज तत्व नहीं है कैल्शियम, आयरन, कैलोरी या आयोडीन। तो खनिज तत्व जो है, कैलोरी जो है खनिज तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 79 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, माफ करिएगा 78 नंबर क्वेश्चन। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। 78 नंबर प्रश्न। तो आयरन प्रचुर मात्रा में यकृत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यकृत में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
79 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक क्या है। तो दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है दोस्तों वो क्या है, कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है दोस्तों कि रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है। रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है। तो वो जो खनिज तत्व है कैल्शियम, क्या सहायता करता है, कैल्शियम सहायता करता है। 80 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बॉडी एनर्जी फूड यानी शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ क्या है। थोड़ा सा स्लो पढ़ाने का कोशिश करूँगा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर थोड़ा सा स्लो बताइए। ठीक है। तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है आपसे कि शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो शरीर को ऊर्जा देता है वो क्या देता है दोस्तों, चलिए 81 नंबर प्रश्न का वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को सबसे तेज ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है। तो मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, कुल मिलाकर के 2 जोड़े होती है 22 और 23। ठीक है। अगर हम मानव में क्रोमोसोम की संख्या कहेंगे तो कुल मिलाकर के कितनी होती है 43 होती है। 22 जो होता है 22 किस में होता है, नर में होता है और 23 की संख्या होती है मादा में। ठीक है। 22 जोड़े नर में और 23 जोड़े मादा में। अगर इसमें जोड़ों की संख्या पूछी गई है तो क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई है, यहाँ पर 2 जोड़े भी सही हो सकता है, 23 भी सही हो सकता है और 22 भी सही हो सकता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मानव में टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 43 होती है। कुल मिलाकर के 2 जोड़ों में होती है, एक नर और एक मादा में। नर में होती है 22 और मादा में होती है 23। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 83 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वंशानुक्रम का नियम किसने दिया था। 83 नंबर प्रश्न है वंशानुक्रम का नियम जो दिया था वो मेंडल ने दिया था। गिव द रोल ऑफ द इनहेरिटेंस किसने दिया था, मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए 83 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिनों की होती है। संपूर्ण गर्भकालीन जो अवस्था होती है वो कितने दिन की होती है, कुल मिलाकर के 280 दिन की होती है। कितने दिन की, 280 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 85 नंबर कि किस वैज्ञानिक की गति, माफ करिएगा 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न, तो इसमें गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों। पूछा गया है कि गर्भ अवस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, पहले माह से दूसरे माह, तीसरा माह या तीसरे माह के बाद। चलिए 86 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गर्भ अवस्था के तीसरे माह के बाद जो है शरीर में बहुत तेज़ी से शरीर का जो भार है वो बढ़ने लगेगा या शारीरिक जो भार है वो तेज़ी से क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडाणु परिपक्व होता है, अंडाणु जो है वो कितने दिनों में परिपक्व होता है। तो अंडाणु जो है 28 दिनों में परिपक्व होता है। कितने दिनों में, 28 दिनों में। इस प्रकार से 87 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक नवजात अवस्था क्या है, नवजात अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है असमायोजन, बी दिया गया है आत्मनिर्भरता, सी दिया गया है परिपक्वता और डी दिया गया है चंचलता।
तो नवजात अवस्था जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, चंचलता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई क्या होगी। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है, 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है 90 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। 90 नंबर प्रश्न, तो नवजात शिशु की नाड़ी की जो प्रति मिनट गति होती है वो 120 बार होती है। कितनी बार? 120 बार। ऑप्शन नंबर डी 90 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है। तो एक सामान्य नवजात शिशु कुल मिलाकर के 13 आवर्स का क्या करता है, नींद लेता है। 91 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कोलेस्ट्रॉम क्या है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉम से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या है दोस्तों? फार्मूला दूध है या प्रथम स्तन दूध है या शारीरिक वसा है या फैटी एसिड है। तो कोलेस्ट्रॉम जो है दोस्तों वो प्रथम स्तन दूध है। क्या है? प्रथम स्तन दूध है। ऑप्शन नंबर बी 92 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? देखना, सुनना, स्पर्श या सूंघना। तो नवजात शिशु में सबसे कम जो विकसित होता है सूंघना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग दुगना कब हो जाएगा। 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार जो है वो दुगना कब हो जाएगा। तो ये लगभग 1 वर्ष में 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंट्री पर। ठीक है, इसमें कंट्री नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चाय में क्या पाया जाता है। थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या ये सभी। तो चाय में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। 95 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है। अल्फा टॉक्सिन किस में पाया जाता है? 96 नंबर प्रश्न, तो अल्फा टॉक्सिन जो पाया जाता है दोस्तों मूंगफली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मूंगफली में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 96 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। 97 नंबर प्रश्न, मलेरिया क्या है। क्या पूछा गया है? मलेरिया। दोस्तों पूछा गया कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक प्रकार का कौन सा रोग है। 97 नंबर प्रश्न, तो मलेरिया जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। किससे? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, या परजीवी से होने वाला। तो ऑप्शन नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग में क्या प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, अमाशय या आंत। 98 नंबर प्रश्न, तो हेपेटाइटिस रोग में यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? लीवर। ऑप्शन नंबर ए 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे दोस्तों, टाइफाइड है। तो टाइफाइड एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। क्या है? एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अतिसार का कारण उपयुक्त सभी है। क्या? उपयुक्त सभी। संक्रमण से भी होता है, विषाणु, जीवाणु या रासायनिक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के आज के इस प्रश्न पत्र ने हमने सॉल्व कर लिया 100 क्वेश्चनों को आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र से यानी 4 न्यूट्रिएंट्स एंड हाइगेन्स से।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र थे, जिन जो भी छात्र छात्रा अवध यूनिवर्सिटी से, केवल ये छात्र के लिए था, जितने भी बालक हैं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम बीए में हैं या बीएससी एजी में हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न पत्र था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आए हुए थे, जिनमें से अगर आपने 30 प्रश्न का अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर आपका 30 प्रश्न सही है तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इनमें केवल आपको इसका नंबर नहीं जोड़ना है। जो 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र है, लेकिन इसका जो नंबर है वो नहीं जुड़ेगा, केवल और केवल पासिंग मार्क के लिए दिया गया है। आपको पास आउट करना है। अगर आप इसे पास नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से उसी क्लास में पढ़ना होगा, यानी सेमेस्टर फर्स्ट में फिर से पढ़ना होगा। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये प्रश्न पत्र पूरा तैयार कर लेंगे। कल आपको रात 8 बजे मैराथन क्लास मिलेगी फूड न्यूट्रिएंट्स एंड हाइजीन्स की, जिनमें लगभग हम 1000 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप प्रश्न और थ्योरी के साथ साथ पूरा ऑप्शन समझा करके सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी रात 9 बजे आप लोग की क्लास होगी केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जो अवध यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर जितने छात्र छात्राएं नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोग के लाता रहता हूँ। बिल्कुल मुफ्त में सारी क्लास उपलब्ध हैं। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास आप लोग को दी जाएगी, जिसमें आप लोग को क्लास मिलने वाला है, मैथ का भी मिलेगा क्लास, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। इसके साथ साथ जो आपका माइनर सब्जेक्ट है उनका भी आपका कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन कराया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनको तैयारी करनी है सेकंड सेमेस्टर की, आप देख सकते हैं, मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। जितना भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराया था, जितना भी मॉडल पेपर दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, वो सारे के सारे सभी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी दिया गया है और क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया गया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मोड में हो और चाहे वो सब्जेक्टिव मोड में हो। दोनों तरह की तैयारी हमारे चैनल पर बिल्कुल आपको मिलेगी, टाइम बाय टाइम मिलेगी। जल्द ही आपको टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने छात्र हैं जिन्होंने अभी अनिवार्य प्रश्न पत्र की तैयारी नहीं की है, तो वो कल एक क्लास होगी मैराथन क्लास, वो ज़रूर देख लेंगे। अगर वो क्लास आप देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।